तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक मशीन लर्निंग मॉडल जो कि क्या करेगा, यूजर से कुछ इनपुट लेगा और हमें रिटर्न में आउटपुट देगा। जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने एक मशीन लर्निंग मॉडल को बनाया है जो कि कुछ वैल्यूज़ को एज अ इनपुट ले रहा है और हमें कुछ प्रिडिक्शन करके दे रहा है, जैसे कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसमें हमने आयरिस डेटा सेट को लिया है जिससे हमने ये मॉडल को तैयार किया है। ये आयरिस डेटा सेट क्या होता है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अब प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी बातें जो मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रोजेक्ट में हमने एक मॉडल को तैयार किया है आयरिस डेटा सेट को लेकर, और उस मॉडल को हमने स्ट्रीमलेट की हेल्प से मैंने उसे वेब पेज में कन्वर्ट किया है। और ये स्ट्रीमलेट क्या होता है ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। और इस प्रोजेक्ट में हम हर एक चीज़ आपको समझाऊंगा, बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। और ये प्रोजेक्ट बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली होने वाला है। इसमें सबसे पहले आपको पांडास, नमपाई, मैटप्लॉटलिब और साइकिट लर्न जैसी लाइब्रेरीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तब आप ये प्रोजेक्ट बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल इजी स्टेप में क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप मशीन लर्निंग के इस प्रोजेक्ट को बना लेते हैं तो आप मशीन लर्निंग के कोई भी प्रोजेक्ट को बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आपके मशीन लर्निंग के सारे बेसिस कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर देगा। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो के अंदर, आप लोग को सब कुछ एकदम ईजिली समझ में आ जाएगा। तो चलिए और टाइम को बर्बाद ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और बाकी की बातें हम वीडियो में कोडिंग के वक्त करते रहेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं अपने डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। आप लोग इसे ध्यान से देखें, क्योंकि अगर फ़ोल्डर स्ट्रक्चर में गड़बड़ हो जाएगी तो फिर जो है हमारा आगे डिप्लॉयमेंट में परेशानी होगी, इसलिए फ़ोल्डर स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना। तो मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है जिसका मैं नाम रख देता हूँ आइरिस, क्योंकि हम आइरिस डेटा सेट के ऊपर काम करने वाले हैं, तो इसलिए इसका नाम मैंने आइरिस प्रोजेक्ट रख देता हूँ। अब सिंपली मैंने डेस्कटॉप के ऊपर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया, जिसे आप लोग देख सकते हैं आइरिस प्रोजेक्ट। अब मैं इस फ़ोल्डर को अपने वीएस कोड के अंदर ओपन करता हूँ। सिंपली आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और वीएस कोड के अंदर ऐसे ड्रॉप कर देना है। तब ये आप लोग देख सकते हैं मेरा जो फ़ोल्डर है वो ओपन हो गया है, आइरिस प्रोजेक्ट। अभी इस आइरिस प्रोजेक्ट के अंदर मैं एक जुपिटर की फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ आइरिस आइरिस डेटासेट डॉट IPYNB। ये हमारा जुपिटर का एक्सटेंशन होता है, तो इसलिए आप लोग इसे ज़रूर लिखना। तो जैसे मैं एंटर दबाता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं मेरी जुपिटर की जो फाइल है वो खुलकर आ गई है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये कोड मैं VS कोड पे कर रहा हूँ। इसे आप गूगल कोलैब या फिर जुपिटर नोटबुक पे भी कर सकते हैं। मैं पर्सनली VS कोड पर करता हूँ, क्योंकि मैं इसके अलावा इस पर और भी कोडिंग करता हूँ, तो इसलिए मुझे VS कोड ज़्यादा पसंद है। आप इसे कहीं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब सारे कोड सेम ही होंगे। यहाँ पर मैं एक सेल ऐड करता हूँ और इसके अंदर मैं सभी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर लेता हूँ। हमें इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज को ऊपर इंस्टॉल करना होता है, क्योंकि ये एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है। तो इसीलिए हम सभी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज को जो हमारे यूज़ में आने वाले हैं उनको हम यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं, और जो बचेंगी उसको दोबारा इंपोर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहली जो हमारी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है वो है हमारी पांडास की। मैं पांडास की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट पांडास और एस पी टी ए जो है इसका एक शॉर्ट नेम है, पांडास का जो है एक शॉर्ट नेम है, इसको हम एलियास भी बोलते हैं। तो मेरी पांडास लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई है। इसी तरह मैं नमपाई भी कर लेता हूँ, SNP। और मैं अब इंपोर्ट कर लेता हूँ मैटप्लॉटलिब को, ताकि हमें कोई भी चार्ट या फिर ग्राफ बनाना हो तो हम इस लाइब्रेरी का यूज़ करके चार्ट और ग्राफ को आसानी से बना सकें। इसको हम एलियास नेम देते हैं, PLT इसका भी एक एलियास नेम है। और इसके अलावा मैं कुछ और इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज को फटाफट इंस्टॉल कर लेता हूँ, फिर मैं आगे का कोड करता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ। तो चलिए मैं सभी लाइब्रेरीज को फटाफट इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो हमारे प्रोजेक्ट में जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं या फिर जो काम आने वाली हैं उन सभी को मैंने इंपोर्ट कर लिया। ये जो यहाँ पे 3 लाइब्रेरीज लिखी हुई हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी आगे जब मैं कोड करूँगा और तो वहाँ पे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये लाइब्रेरी क्या है और इनका क्या यूज़ है।
तो चलिए अब मैं इनको रन कर देता हूँ शिफ्ट प्लस इंटर दबा के। तो मेरी सारी लाइब्रेरीज आप देख सकते हैं सक्सेसफुली इंपोर्ट हो गए हैं। यहाँ पे ब्रेनटिक लग के आ चुका है सक्सेस। अब मैं आगे कोड करता हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं आयरिश डेटा सेट के ऊपर काम करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक डीएफ नाम का वेरिएबल लूँगा और इसके अंदर पीडी जो पीडी है हमारा जो पांडास का फंक्शन है पीडी डॉट रीड CSV, और इस रीड CSV के अंदर मैं जो है अपने जो जो मेरा डेटा सेट का लोकेशन है उस पाथ को यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो जैसे कि मेरा डेटा सेट मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ये मेरा डेटा सेट है, डेटा बैंक के अंदर एक फोल्डर है, यहाँ पर मेरा डेटा सेट है आयरिस। तो मैं ढूंढता हूँ आयरिस डेटा सेट यहाँ पर कहाँ पे है। तो ये रहा मेरा आयरिस डेटा सेट। मैं इसको इसके जो पाथ है उसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी है इस बात, और मैं अपने VS कोड चलता हूँ और यहाँ पर अपने डेटा के पाथ को पेस्ट कर देता हूँ। इससे क्या होगा, जो मेरा आयरिस डेटा सेट है वो इस TF वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो मैं इसको भी रन करता हूँ और जो मेरा डेटा सेट है वो इस TF के अंदर लोड हो गया है। तो मैं TF डॉट हेड करता हूँ। हेड क्या होता है, एक पांडास का फंक्शन होता है जो कि ऊपर की 5 रो को शो कर देता है। जैसे मैंने TF डॉट हेड किया तो आप लोग देख सकते हैं ये मेरा डेटा सेट है। मैं आपको डेटा सेट को समझा देता हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो स्पीड लेंथ, स्पीड विड्थ और पिक्चर लेंथ, पिक्चर विड्थ और स्पेसीज। तो आप लोग इस डेटा सेट को ध्यान से देखिए। तो ये जो डेटा सेट है ये एक आयरिस फ्लावर का डेटा सेट है जिसके अंदर 3 स्पीसीज हैं, मतलब कि आयरिस फ्लावर की 3 प्रजाति हैं। तो यहाँ पर अभी सेटोसा एक सेटोसा है, बाकी ये दिख नहीं रही है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 10 रोज को पास कर देता हूँ तो शायद दिख जाए। अभी भी नहीं दिख रही है। मैं यहाँ पर 20 पास कर देता हूँ। इस सबने सेटोसा सेटोसा ही दिख रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको आप लोग बाद में देख लेना। इसके अंदर हमारी जो है मैं आपको एक्सेल में दिखा देता हूँ। एक्सेल में आपको वहाँ पर दिख जाएगा कितनी कैटेगरीज हैं। तो चलिए मैं डेटा सेट को एक्सेल के अंदर ओपन करता हूँ। तो डेटा बैंक के अंदर जाता हूँ मैं और ये जो आयरिस डेटा सेट है मैं इसको ओपन कर देता हूँ। और यहाँ पर आप लोग देखना, ये जो जो हमारा स्पीसीज हैं वो 3 टाइप की हैं। सेटोसा हो गई, और तो दूसरी हमारी वर्शी कलर हो गई, और जो तीसरी स्पीसीज है वो हो गई वर्जाइनिका। तो हमारे आयरिस फ्लावर के अंदर 3 कैटेगरीज हैं, मतलब 3 स्पीसीज हैं, सेटोसा और ये हमारा वर्शी कलर और वर्जाइनिका। ये 3 स्पीसीज हैं। हमें इन तीनों स्पीसीज को इनकी लेंथ और विड्थ के हिसाब से प्रेडिक्ट करना है कि कौन सा सेटोसा है, कौन सा वर्शी कलर है और कौन सा वर्जाइनिका है। इसी चीज़ के लिए हम मॉडल क्रिएट करेंगे और जो क्रिएट करेगा कि कौन सा स्पीसीज किस टाइप का है। तो आई होप आपको जो मैंने डेटा सेट है समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें सिंपली कुछ नहीं है, सिर्फ 3 स्पीसीज हैं, सेटोसा, वर्शिकल और वर्जाइनिका। इन तीनों स्पीसीज को हमें बिल्ड करना है, इनकी स्पीड लेंथ, स्पीड विड्थ, पिक्चर लेंथ और पिक्चर विड्थ के हिसाब से हम तीनों स्पीसीज को कैटेगराइज करेंगे। तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि हमारा जो डेटा सेट है वो कितने रोज और कितने कॉलम का है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, डीएफ डॉट हेड डीएफ डॉट सेट फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, जिससे हमें बता देगा कि इस डेटा सेट के अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। स्पेलिंग साथ मिस्टेक हो गई है SHP। तो आपको देख सकते हैं बहुत ही छोटा डेटा सेट है जिसके अंदर 150 रोज हैं और 5 कॉलम्स है। अगर आप लोग देखें 1 2 3 4 5 कॉलम है और 150 रोज है। मैंने जानबूझकर ये छोटा सा डेटा सेट लिया है क्योंकि डेटा सेट काफ़ी पॉपुलर है और इसमें आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा कोई भी मॉडल को बनाने के लिए। और इस डेटा सेट के अंदर कोई भी मिसिंग वैल्यूज या फिर डुप्लीकेट वैल्यूज भी नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो DF डॉट इज नल करके अगर आपको दिखाऊँ तो आपको कोई भी नल वैल्यू नहीं मिलेंगी, सब में कॉल्स है। इसलिए इसको मैं एक बार और डॉट सम कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं स्पीड लेंथ में भी 0 नल वैल्यूज हैं, विड्थ में भी 0 नल है, पीटल और पीटल विड्थ में भी 0 है, वो भी नल वैल्यूज भी नहीं है। और अगर मैं इसको डुप्लीकेट वैल्यू करके देखूँ DF डॉट डुप्लीकेट, तो आप लोग देख सकते हैं डुप्लीकेटेड के अंदर भी कोई भी सब समय फॉल्स वाल्स दे रहा है। इसका मतलब कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं है। ये प्योर डेटा सेट है और ये इसको एनालाइज करने में आसानी रहेगी अगर आप बिगिनर हैं तो इसीलिए मैंने यहाँ पे यही डेटा सेट चूज़ किया है ताकि आप लोग को बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। और छोटा डेटा सेट है, इस पर आप आसानी से काम भी कर सकते हैं। तो मैंने जो डेटा सेट है वो अपने ओएट के अंदर इंपोर्ट कर लिया है और उसको मैंने एक DF वेरिएबल के अंदर जो है डाल दिया है। अब मैं आगे भी स्टेप्स करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा,
अब मुझे डेटा को दो पार्ट में डिवाइड करना होगा, एक्स और वाई। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कराया है, आपको दे सकते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ये क्या करेगा? हमारे मॉडल को ट्रेनिंग और टेस्टिंग पार्ट में, दो पार्ट में स्प्लिट कर देगा। आधा पार्ट ट्रेनिंग के लिए और आधा पार्ट टेस्टिंग के लिए, ताकि हमारा मॉडल अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाए। अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ एक्स, और इसके अंदर हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल पे देख लेना, वहाँ पर वीडियो में पड़ी हुई है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में, जहाँ पर आप लोगों को आसानी से पूरा समझता है, कंसेप्ट जो है समझ में आ जाएगा। तो हमें एक्स के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल चाहिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्पीड लेंथ, स्पीड विड्थ, पीटर लेंथ और पीटर विड्थ, तो ये हमें चाहिए। तो इसके मैं क्या करूँगा? तो मैं डॉट ड्रॉप कर दूंगा, ड्रॉप कॉलम, और इस कॉलम के अंदर मैं सिलेक्ट कर दूंगा, ये हमारे स्पेसिस कॉलम है, इसको तो मैं इसको ऐसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर देता है। तो मेरा जो एक्स के अंदर जो भी वेरिएबल्स हैं वो सिर्फ मैंने स्पेसिस कॉलम को ड्रॉप कर दिया है। मतलब ये कॉलम ड्रॉप हो जाए, इसके बाद जितने भी कॉलम बचेंगे वो सारे हमारे एक्स वेरिएबल के अंदर आ जाएंगे। तो अगर हम स्पेसिस को ड्रॉप कर देंगे तो हमारे हमारे सिर्फ बचेंगे पीटल विड्थ, पीटल लेंथ, स्पीड विड्थ और स्पीड लेंथ। हमारे चार कॉलम बचेंगे जो जो कि हमें एक्स के अंदर चाहिए था। ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए। और इसको मैं एक और वेरिएबल लेता हूँ वाई, इसके अंदर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि हमारा टारगेट वेरिएबल। हमारा टारगेट वेरिएबल क्या है? स्पीसीज, जिसको हमें प्रेडिक्ट करना है। तो इसके अंदर मैं डीएफ और सेलेक्ट कर लेता हूँ स्पीसीज कॉलम को। मैं स्पीसीज कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। तो एक्स के अंदर हमारे ये चार कॉलम आ जाएंगे सिर्फ यहाँ तक, और वाई के अंदर हमारा सिर्फ ये सिंगल कॉलम आएगा स्पीसीज टारगेट वेरिएबल, जिसको हम बोलते हैं। अब मैं इस कोड को सिर्फ प्लस इंटर दबा के रन करता हूँ, तो आपको देख सकते हैं मेरा कोड सक्सेसफुली रन हो गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं एक्स के अंदर कौन कौन से डेटा सेट है, तो सॉरी एक्स के अंदर कौन कौन से कॉलम है, तो आप यहाँ पर सिंपली आपको प्रिंट करना है, प्रिंट एक्स जैसे मैं करता हूँ और सिर्फ प्रिंटर करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं एक्स के अंदर सिर्फ स्पीड लेंथ, स्पीड विड्थ, पीटल लेंथ और पीटल विड्थ कॉलम ही बचे हुए हैं। आप लोग देखते हैं 150 रोज इंटू 4 कॉलम्स, और ये हमारे स्पेसिस कॉलम था यानी कि टारगेट वेरिएबल, ये हमारा इसमें से निकल गया। अगर मैं यहीं पर अगर वाई को प्रिंट करता हूँ, सॉरी वाई को प्रिंट करता हूँ, तो आपको वाई में से स्पेसिस कॉलम को आप लोग दे सकते हैं। ये सिर्फ जो स्पेसिस कॉलम है टेसा, टोसा, वर्जाइका और जो हमारा वर्षिकरण है, तीनों जो है कैटेगरी इसमें दिखाई गई है। तो स्पेसिस के अंदर हमारे यही कॉलम थे जो कि आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने डेटा सेट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक्स और वाई। एक्स के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और वाई के अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर फिर भी आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में, चैनल पे जाना और वहाँ पर जो है आपको उसका वीडियो मिल जाएगा। डेटा सेट को दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद मैं इसको ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने यहाँ पर साइकिट लर्न यानी कि एसके लर्न से जो मैंने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया था, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, मैं इसका यूज़ करूँगा और अपने मॉडल को जो है ट्रेनिंग और टेस्टिंग पार्ट में डिवाइड करूँगा। तो इसके लिए सिंपली क्या करना होगा, एक्सट्रेन नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, एक्सट्रेन कॉमा एक्स टेस्ट, इसी तरह वाई ट्रेन कॉमा वाई टेस्ट। तो मैंने एक्सट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट जो है चार वेरिएबल बना दिए हैं, और इक्वल टू का साइन लगाएंगे। और यहाँ पर जो मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो मैंने इंपोर्ट किया था, ये आप देख सकते हैं। मैं इस मेथड को यहाँ पर कॉल करता हूँ। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, और इस ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मेथड के अंदर हम कुछ पैरामीटर पास करेंगे, जैसे कि जो हमारा एक्स जो कि हमारा ट्रेनिंग डेटा हो गया, और जो वाई जो हमारा टेस्टिंग डेटा हो गया, ठीक है। और इसके बाद जो हमारा टेस्ट साइज कितना होगा, तो टेस्ट साइज इक्वल टू 0.2%। 0.2% का मतलब होता है 20% वो काम लगाते हैं, और एक वो पैरामीटर पास कर देते हैं, इसको बोलते हैं रैंडम स्टेट। तो आपको समझा देता हूँ मैंने इसके अंदर क्या किया है। ये मैंने एक्स जो कि मेरा ये था इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला कॉलम था, और जो वाई की हमारा जो स्पेस कॉलम था, और इसमें टेस्ट साइज दिया है 0.2 यानी 20%। और रैंडम स्टेट में इसको आप इस कोड को कॉल करता हूँ, लगे रन करता हूँ। तो जो मेरा डेटा सेट है वो ट्रेनिंग और टेस्टिंग पार्ट में स्प्लिट हो गया। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊं कि मेरा डेटा सेट कितना ट्रेनिंग और कितना टेस्टिंग के लिए गया है, तो मैं आपको सिंपली दिखा सकता हूँ। तो प्रिंट एक्स डॉट सेव कॉमा एक्स, पेन डॉट सेव
कॉमा एक्स टेस्ट डॉट सेट। मैं इसको पूर्ण कराता हूँ। आप देख सकते हैं जो मैं एक्स यानी कि जो हमारा डेटा सेट था वो उसमें कितने कॉलम थे। एक्स के अंदर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक्स के अंदर हमारे 4 कॉलम थे जो मैंने इस कॉलम को ड्रॉप कर दिया था। तो इसलिए आप कर सकते हैं 4 कॉलम दिखा रहे हैं इसके अंदर। टोटल जो रोज थी वो 150 रोज था। अब एक्स जो ट्रेनिंग के लिए गया है मेरा डेटा सेट वो गया है 120 रोज और 4 कॉलम, यानी कि जो हमारा ट्रेनिंग के लिए गया है 80% ट्रेनिंग के लिए गया है और 20% जो हमारा टेस्टिंग के लिए गया है। एक्स डॉट सेव एक्स टेस्ट डॉट सेव। तो यहाँ पर आप लोग जो टेस्टिंग के लिए गया है वो 30 रोज गए हैं और 4 कॉलम्स गए हैं। तो इससे आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि जो है हमारा डेटा सेट कितना ट्रेनिंग के लिए गया है और कितना टेस्टिंग के लिए गया। तो 120 रो हमारे टेस्ट और ट्रेनिंग के लिए गई हैं और 30 रो हमारी टेस्टिंग के लिए गई हैं। तो हमारा डेटा सेट 100% में से 80% डेटा सेट ट्रेनिंग के लिए गया है और 20% डेटा सेट जो है हमारा टेस्टिंग के लिए गया हो। तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। तो आप इस सेल को भी रेड कर देता हूँ। इसका कोई यूज़ वैसे है नहीं, बस आपको दिखाने के लिए मैंने ऐसे इसको लिखा था। अब यहाँ तक तो मैंने आसानी से अपने डेटा सेट को ट्रेनिंग और टेस्टिंग पार्ट में स्प्लिट कर लिया है। अब मुझे क्रिएट करना होगा एक मॉडल, ऐसा मॉडल जो कि प्रिडिक्ट करेगा कि कौन सा हमारा जो स्पीसीज है वो वर्शी कलर है, वर्जाइनिका है या सेटोसा है। तो हमें इसके लिए एक मॉडल को क्रिएट करना होगा। तो चलिए मैं आपको एक मॉडल क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मुझे मॉडल क्रिएट करने से पहले चेक करना होगा कि मैंने कोई भी एल्गोरिदम को इंपोर्ट किया है या नहीं। तो मैं चलता हूँ ऊपर लाइब्रेरीज की तरफ और चेक करता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो मैंने फ्रॉम स्केलर साइकिल लर्न से मैंने लीनियर मॉडल जिसमें से हमने लीनियर रिग्रेशन को चूज किया। सॉरी, मैं इस पर लीनियर रिग्रेशन की जगह पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन कर देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन चाहिए, लीनियर रिग्रेशन नहीं। और ये मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इंपोर्ट कर लिया है। और ये ऐसा मैंने क्यों किया है ये आप लोग को ये भी समझ में आ जाएगा कि मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को क्यों यूज़ किया। और यहाँ पर मैं सिंपली एक वेरिएबल बना लेता हूँ और मॉडल, और इसके अंदर मैं पास कर देती हूँ अपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को। लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक इंस्टेंस मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम को क्यों यूज़ किया, जबकि हमारे मशीन लर्निंग के अंदर बहुत सारे एल्गोरिथम हैं, जैसे कि लीनियर रिग्रेशन है, हमारा KNN है, और हमारा जो है रैंडम फॉरेस्ट या फिर जो है डिसीजन ट्री है। इसके अलावा भी हमारे जो एल्गोरिथम है वो हमारे इसके अंदर हैं। तो हमने सिर्फ लॉजिस्टिक रिग्रेशन प्रोजेक्ट क्यों यूज़ किया है। तो ये आप लोग यहाँ पे डेटा सेट के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको समझ सकते हैं कि मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज़ क्यों किया है। तो फिर सबसे पहले तो आप लोग समझे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन का काम क्या होता है। तो जैसे कि आप लोग डेटा सेट दे सकते हैं कि इसके अंदर जो स्पीसीज कॉलम है उसके अंदर जो हमारे जो भी केका कॉइन्स हैं वो कैटेगरीज में है, यानी कि सेटोसा कैटेगरी हो गई और एक वर्शी कलर हो गया और एक जो हमारा थी वर्जाइनिका, 3 कैटेगरीज हैं। तो जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है वो कैटेगरिकल डेटा के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर जो कैटेगरिकल डेटा ही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इंक्लूड किया है। तो यहाँ तक आने के बाद मैं आप लोग से बता देता हूँ कि मुझसे एक गलती हो गई है, जो कि काफ़ी बड़ी गलती हो गई है। तो आप लोग सिंपली ये मॉडल इक्वल टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन लिखने के बाद सिंपली आप लोग उसको इंस्टॉल करना और यहाँ पर ऊपर आ जाना, यहाँ पर TF.8 लिखा हुआ है। और उसके बाद वहाँ पे यहाँ पर एक नया जो है सेल ऐड कर लेना, यहाँ पे ऐसे क्लिक करना और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऐड सेल का ऑप्शन आ रहा है। क्योंकि ये गलती ये है कि हमारा जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है वो हमारे स्ट्रिंग डेटा सेट को नहीं समझता है। जैसे कि सेटोसा एक स्ट्रिंग है और ये सेटोसा एरिया आप देख सकते हैं ये स्ट्रिंग वैल्यू है। तो हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जो है वो स्ट्रिंग वैल्यू को नहीं समझते हैं, वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को समझते हैं। तो यहाँ पर स्पीसीज कॉलम के अंदर तो स्ट्रिंग वैल्यूज हैं, तो हमें इनको इनकोडिंग करनी होगी। तो इसके लिए आप लोग सिंपली आप लोग ध्यान से देख लो, TF.8 जहाँ पे हेड लिखा था उसके नीचे यहाँ पर एक सेल को ऐड कर लेना और यहाँ पर आप लोग फ्रॉम स्केलर और डॉट प्री प्रोसेसिंग, जिसमें से आप लोग को इंपोर्ट कर लेना है लेबल इनकोडर। लेबल इनकोडर क्या करेगा कि जो भी हमारी वैल्यूज हैं जैसे सेटोसा है इसको जीरो जीरो असाइन कर देगा और जो हमारी वर्शी कलर है उसको 1 असाइन कर देगा और जो हमारी वर्जाइनिका है इसको 2 असाइन कर देगा। तो हमारी जो भी स्ट्रिंग वैल्यूज हैं उनको एक एक न्यूमेरिक वैल्यू को असाइन कर देगा, ताकि जो हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है वो आसानी से
आंसर को प्रेडिक्ट कर पाए, क्योंकि हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम नेस्टिंग वैल्यूज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो इसलिए मैंने यहाँ पर, अब ध्यान से देख लेना, इसलिए मैंने यहाँ पर फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट लेबल इनकोडर मैंने इम्पोर्ट किया है, और इसको शिफ्ट एंटर दबाना और ये कोड को रन कर देना। उसके बाद फिर यहाँ पर एक सेल प्रोवाइड कर लेना, और यहाँ पर आप लोग लिखना, और यहाँ पर आप लोग लिखना LE, यानी कि एक इंस्टेंस, या फिर हम उसको वेरिएबल बोल सकते हैं। और उसके अंदर जो हमारा जो लीगल इनकोडर है, तो उसका एक जो है इंस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। फिर आपको सिर्फ एंटर करना, ये हमारा कोड रन हो जाएगा। और उसके बाद कोड ऐड सेल पे कर दें। इसके बाद आपको क्या करना होगा, एक डीएफ लिखना, और इसके अंदर एक नया कॉलम बना लेना। इसको हम बोलेंगे स्पेसिस इनकोडेड। तो स्पेसिस और यहाँ पर ऐसे अंडर स्कोर टीएफ। देख, हमें डेटा सेट के अंदर नया कॉलम बनाना होगा। और इसके बाद जो हमने यहाँ पर लेबल इनकोडर का इंस्टेंस क्रिएट किया था, एली डॉट फिट एंड ट्रांसफॉर्म, और इसके अंदर क्या ट्रांसफॉर्म करना है, जो हमारा डीएफ में से जो हमारा कॉलम था स्पेसिस, यानी कि हम स्पेसिस कॉलम को इनकोडेड कर रहे हैं, लेबल इनकोडेड कर रहे हैं, ताकि जो हमारे स्ट्रिंग वैल्यूज हैं तो एक का नंबर असाइन हो जाए। तो मैंने इतना किया, तो अगर मैं इसको 6+ एंटर दबाऊँ और ये कोड मेरा रन हो जाएगा। एक मैं नया सेल ऐड कर लेता हूँ। अगर अब मैं df डॉट हेड करता हूँ, df डॉट हेड, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा स्पेसिस इनकोडेड। तो सेटअप को 0 असाइन हो गया है। तो ऐसे ही हर कैटेगरी को एक नया वैल्यू असाइन हो गई होगी। ठीक है, इतना करने के बाद मुझे अब ये स्पेसिस कॉलम, यानी कि मेरा जो स्पेसिस इनकोडेड कॉलम ऐड हो गया है, तो इसलिए मुझे स्पेसिस कॉलम को यहाँ से हटाना होगा। तो इसके लिए सिंपली मैं ये कोड को हटा देता हूँ, मैं इससे को डिलीट कर देता हूँ, और मैं कोड पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ से मुझे स्पेसिस इनकोडेड कॉलम को ड्रॉप करना होगा। df इक्वल टू df डॉट ड्रॉप, तो उसके अंदर मैं कॉलम को पास करता हूँ। कौन सा कॉलम को ड्रॉप करना है, हमें स्पेसिस कॉलम को ड्रॉप करना है। स्पेसिस कॉलम को ड्रॉप करना है, और एक्सेस कर देते हैं हम 1, यानी कॉलम को ड्रॉप करना, फिर एक्सेस 1 करेंगे। इसको कोड को सिंपली रन करते हैं, और फिर इसके बाद हम df डॉट हेड करते हैं, और देखते हैं कि मेरा कॉलम जो है ड्रॉप हुआ या नहीं। तो df डॉट हेड, तो वो देखते हैं हमारा जो स्पेसिस कॉलम था वो ड्रॉप हो गया है, और इसकी जगह पे हमारा स्पेसिस इनकोडेड कॉलम, यानी कि स्पेसिस इन, क्योंकि हमारा स्पेसिस इनकोडेड कॉलम जो है ऐड हो गया है। तो ऐसा मैंने इसलिए किया था ताकि हमारा जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है वो न्यूमेरिक वैल्यूज पे अच्छे से काम कर पाए। तो आप लोग सिंपली अपने ध्यान से देख लेना कि मैंने क्या किया, मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। तो यहाँ पर मैंने जो सबसे पहले मैंने जो अपना जो है डेटा सेट को यहाँ पे रीड किया है डीएफ के अंदर, तो डीएफ डॉट हेड किया है मैंने। तो इसके अंदर मेरे 5 कॉलम थे, स्पेसिस, पीटल विथ, पीटल लेंथ, और स्पीड लेंथ, और स्पीड विड्थ। ठीक है, इसके बाद मैंने फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट किया था लेबल इनकोडर को। इसको मैंने इसे इम्पोर्ट किया था ताकि जो हमारे ये कॉलम थे, स्पेसिस कॉलम के अंदर जो भी डेटा पॉइंट्स थे, इनको हम इनकोड कर पाएँ 0, 1 और 2 के फॉर्म में, इनको हम इनकोड कर पाएँ। तो मैंने यहाँ पर एली नाम का एक इंस्टेंस बनाया, जिसके अंदर मैंने लेबल इनकोडर को पास किया है। अब यहाँ पर फिर मैंने एक df स्पेसिस इन नाम का एक कॉलम बनाया, तो इसके अंदर मैंने फिट एंड ट्रांसफॉर्म दिया कि इसको स्पेसिस कॉलम, यानी कि इस कॉलम को हमने यहाँ पर फिट और ट्रांसफॉर्म किया, ताकि जो है हमारा ये कन्वर्ट हो जाए 0, 1 और 2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। फिर मैंने df डॉट ड्रॉप, इसमें से स्पेसिस कॉलम जो पहले से बना हुआ था, यानी कि ये कॉलम, इसको मैंने ड्रॉप कर दिया, क्योंकि ये कॉलम एक्स्ट्रा बन चुका था। इसके बाद फिर जब मैंने df डॉट हेड किया, तो आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेसिस इनकोडेड कॉलम ऐड हो गया है, और जो स्पेसिस कॉलम था वो हट गया है। फिर इसके बाद हमारा सारा कोड जो रहेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। तो वो आप लोग सिंपली यहाँ से एक बार रिस्टार्ट कर लेना है ऐसे, और इतना करने के बाद और एक बार सिंपली यहाँ पे रन ऑल कर देना, तो आपको कहीं भी कोई भी एरर का चांस नहीं होगा। थोड़ी देर बाद सारे बोर्ड जो है रन हो जाएंगे। अभी इन्हें हम रन होने देते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। तो मेरे ऊपर के कोड तो सब बिल्कुल अच्छे से रन हो गए थे, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई थी। वो जो मैंने एक्स के अंदर जो मैंने डेटा को डिवाइड किया था, मैं यहाँ पर मुझे स्पेसिस की जगह पे स्पेसिस इन कॉलम को पास करना होगा, जो ये मैंने इंपोर्ट किया था इस कॉलम को पास करना होगा। तो यहाँ पर मेरा जो सारा काम है वो आसानी से हो जाएगा। तो मैं फिर से इसको रन करता हूँ, और इसके बाद एक और प्रॉब्लम आ जाएगी। यहाँ पे जो स्पेसिस कॉलम है, यहाँ पर फिर भी मुझे EN कोड लिख देना होगा, ताकि कॉलम जो नेम है वो सेम सेम हो गया, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और उसको मैं फिर उसको रन करता हूँ,
तो जो मेरे सारे कोड हैं वो प्रॉपर रन हो गए हैं। मैं इसको भी एक बार रन कर देता हूँ और मैं इसको भी रन कर देता हूँ। अब वो कह सकते हैं सब ठीक लग चुका है, तो हमारे सारे सारे कोड जो है प्रॉपर रन हो गए हैं। वो एक गलती की वजह से मुझे ये सब करना पड़ा। आपको ध्यान से देखना, वो गलती आपको सुधार लेना अच्छे से, नहीं तो आपको आगे कोड में दिक्कत होगी। तो इतना करने के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूँ एक्सेल का। तो ठीक है, मैंने इतना करने के बाद यहाँ पर एक मॉडल बनाया हुआ है और जिसके अंदर मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को इंपोर्ट किया, यानी कि एक इंस्टेंस बनाया लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, मैंने एक इंस्टेंस बना दिया है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज़ क्यों किया है। क्योंकि हमारा जो डेटा सेट था या फिर हमारा जो टारगेट वेरिएबल था वो कैटेगरीज में था, और कैटेगरिकल डेटा के लिए हम यूज़ करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो इतना करने के बाद मैं अपने मॉडल को फिट कर देता हूँ और एक नया मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ। तो मॉडल डॉट फिट और इसके अंदर एक्सट्रीम और वाइट ट्रेन को पास कर देता हूँ ताकि जो हमारा मॉडल है वो अच्छे से फिट हो जाए। तो मैंने इसके अंदर मैंने एक्सटेंड और वाइट ट्रेन को पास कर दिया है मॉडल के अंदर। जैसे मैं इस पर 6% पढ़ूंगा तो आप देख सकते हैं जो मेरा लास्टिक रिग्रेशन का मॉडल था वो बिल्कुल कम्प्लीटली बन के तैयार हो गया। अब मुझे क्या करना होगा, अब इसमें चेक करता हूँ, अब इसको एक्यूरेसी को चेक करता हूँ। तो मॉडल तो एक्यूरेसी चेक करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर निकालता हूँ। मैंने यहाँ पर एक जो मेथड था उसमें इंपोर्ट दिया था एक्यूरेसी स्टोर। तो मैं इसको यूज़ करूँगा और उसकी एक्यूरेसी को चेक करूँगा। तो मॉडल की एक्यूरेसी चेक करने से पहले जो हमारे मॉडल के सारे प्रेडिक्शंस हैं इनको मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ वाई और वाई प्रेड नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसके अंदर मैं मॉडल और प्रेडिक्ट और इसके अंदर मैं एक्स टेस्ट को पास कर देता हूँ एक्स, और ये मैंने टेस्ट को पास कर दिया है। तो हमारा जो भी टेस्टिंग वैल्यूज थी वो हमारी वाई प्रेडिक्ट नाम के जो वेरिएबल था यानी कि इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। अब मैं सिंपली इसकी जो है एक्यूरेसी को चेक करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, एक्यूरेसी एक्यूरेसी नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ और इस एक्यूरेसी के अंदर मैं पास कर देता हूँ वाई टेस्ट और वाई प्रेड को पास कर देता हूँ। वाई प्रेड है, ये मैंने वाई प्रेड को पास कर दिया है और मैं इनको सिंपल से शिफ्ट प्लस एंटर करता हूँ और यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ एक्यूरेसी को। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी एक्यूरेसी 1.0 आ रही है। 1.0 मतलब कि 100%। तो हमारा जो मॉडल की जो एक्यूरेसी है वो 100% सही है, यानी कि हमारा जो मॉडल प्रिडिक्शन करेगा वो 100% राइट प्रिडिक्शन करेगा। तो अब जो हमारा इतना करने के बाद जो हमारी जो मॉडल है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। तो मैं आपको एक कुछ वैल्यूज को लेकर दिखाता हूँ कि हमारा मॉडल कैसा काम कर रहा है। सो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करता हूँ, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट और इसके अंदर मैं तो स्क्वायर ब्रैकेट ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं वैल्यूज को डालता हूँ, चेक करता हूँ कि मेरा मॉडल कैसा काम कर रहा है। तो सिंपली मैं यहाँ पर आता हूँ और जो हमारे मॉडल के अंदर वैल्यूज थी स्पीड विड्थ और सॉरी स्पीड लेंथ, स्पीड विड्थ, पिक्चर लेंथ और पिक्चर विड्थ को जो जो वैल्यूज थी अगर हम इनको डालते हैं और अगर हमारा मॉडल सेटोसा को रिप्रेजेंट करता है यानी कि जो हमारी कैटेगरी बताता है सेटोसा अगर बताता है तो इसका मतलब हमारा मॉडल अच्छे से काम कर रहा है। तो मैं स्पीड लेंथ और स्पीड विड्थ और पिक्चर लेंथ और पिक्चर विड्थ को पास करता हूँ। तो स्पीड लेंथ 5.1 है, तो सिंपली यहाँ पर मैं 5.1 को पास कर देता हूँ, 5.1 और मान लगाता हूँ। और जो हमारी दूसरी वाली क्या थी स्पीड विड्थ 3.5 और यहाँ तक 3.5 तो कॉमा लगा देता हूँ। और जो हमारी तीसरी वाली क्या थी पिक्चर लेंथ 1.4 और जो पिक्चर विड्थ थी 0.2। तो जो हमारी पिक्चर लेंथ थी 1.4 और जो पिक्चर विड्थ थी 0.2। मैं एक बार देख लेता हूँ वैल्यू सही है कि नहीं, 1.4 0.2 अगर मैच कर लेता हूँ 1.4 0.2 वैल्यूज बिल्कुल सही है। तो मुझे प्रोटेक्शन क्या आना चाहिए, सेटोसा आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो हमारा मॉडल बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। तो मैं सिंपली इसको रन कर देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं एरे में 0 आ रहा है, 0 यानी सेटोसा, क्योंकि यहाँ पे नंबर असाइन हुआ था मेरे लेबल इंपोर्टर की वजह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 आ रहा है, तो हमारा मॉडल बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। अब मुझे क्या करना होगा, मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल देने के लिए दिखाया था कि हमारा मॉडल कैसे परफॉर्म करता है, तो मैं इसको हटा देता है। तो मेरा जो मॉडल है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है और 100% एक्यूरेट आंसर भी दे रहा है।
अब हमें क्या करना होगा, हमारा ये जो मॉडल बनकर रेडी हो गया है, इस मॉडल को हमें कहीं न कहीं सेव करना होगा ताकि हमारा मॉडल सेव हो जाए और जब हमें कहीं भी इसकी ज़रूरत पड़े तो हम इसको लोड कर सकें, ताकि हमें दोबारा पूरा कोड दोबारा लिखना ना पड़े। तो इसलिए मॉडल को सबसे पहले कहीं पर सेव कर लेते हैं। तो मॉडल को सेव करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा पिकल को। पिकल एक पाइथन की लाइब्रेरी है, ये भी आप लोग pip इंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेना। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो यहाँ पर मैंने सिंपली इसको इंपोर्ट कर लिया है। और इंपोर्ट करने के बाद शिफ्ट प्लस एंटर दबा के कोड को रन कर देना। फिर इसके बाद कोड लिखना विद ओपन, और इस ओपन के अंदर हमें पास करना होगा हमारा जो डेटा सेट का नाम है उसको। यहाँ पर जैसे कि लिखा है आयरिस अंडर स्कोर डेटा सेट, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आयरिस और अंडर स्कोर डेटा सेट। यहाँ पे लिख देता हूँ आयरिस अंडर स्कोर डेटा सेट, और यहाँ पर मैं डॉट pkl लिख देता हूँ। ठीक है, इतना लिखने के बाद मैं यहाँ पर wv यानी कि राइट बाइनरी, तो यहाँ पर मैं w और भी लिख देता हूँ राइट बाइनरी एस एफ, और यहाँ पर मैं कॉलम लगा देता हूँ, और इसके बाद pkl डॉट दम के मॉडल को सेव करने के लिए होता है मेथड होता है, और मॉडल और कॉमन ऐप करने के बाद सिंपल आप शिफ्ट प्लस एंटर दबाना और आपका जो मॉडल जो है सेव हो जाएगा। जब आपका मॉडल सेव हो जाएगा तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि एक आयरिस डेटासेट डॉट pkl नाम की एक फाइल बनकर आ जाएगी। यह फाइल वैसे ओपन नहीं होगी लेकिन बस बनकर आ जाएगी। अगर आप में भी ऐसे बनकर आ जाती है तो आपका मॉडल बिल्कुल अच्छे से सेव हो गया है बिना फिर कोई एरर के। तो मेरी में तो यहाँ पर आयरिस डेटासेट डॉट pkl की फाइल बनकर आ गई है, तो मेरा मॉडल यहाँ पर सक्सेसफुली जो है सेव हो गया है। अब हमें इस सीड मॉडल को हमें लोड करना होगा स्ट्रीमलेट पे। अभी स्ट्रीमलेट क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूँ और आपको समझाता हूँ कि स्ट्रीमलेट क्या होता है और स्ट्रीमलेट की मदद से हम वेब पेज को कैसे क्रिएट करते हैं। अब मॉडल को क्रिएट और सेव करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर आना है अपने फोल्डर स्ट्रक्चर पे, जहाँ पर लिखा हुआ था आयरिस प्रोजेक्ट, और उसके अंदर जहाँ पर आपने आयरिस डेटासेट डॉट YPYMB नाम की जो फाइल बनाई थी, और यहाँ पर आपको एक नई फाइल बनानी होगी। इसका नाम होगा app.py। py क्या होता है, पाइथन का एक्सटेंशन होता है। तो आप app.py नाम से एक फाइल क्रिएट करेंगे क्योंकि पाइथन की फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो आप लोग देखते हैं मेरी में app.py क्लिक करने जैसे मैंने फाइल बनाई वैसे मेरी पाइथन जो फाइल जो है क्रिएट हो गई है। अब सिंपली आपको यहाँ पर इसे इंपोर्ट करना है स्ट्रीमलेट, और स्ट्रीमलेट अगर आप में इंस्टॉल नहीं है तो उसको प्लीज़ इंस्टॉल कर लेना। तो यहाँ पर सिंपली मैं स्ट्रीमलेट को इंपोर्ट कर लेता, और अगर आप में इंस्टॉल नहीं है तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर टर्मिनल पे जाना, नो टर्मिनल क्लिक करना, और यहाँ पर आप लोग सिंपली लिखना पिप इंस्टॉल और स्ट्रीमलेट लिख देना। तो आप में जो है स्ट्रीमलेट जो है इंस्टॉल हो जाएगी। तो मेरी में तो इंस्टॉल है, तो मुझे इंपोर्ट करने की ज़रूरत है, सॉरी मुझे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ इंपोर्ट कर लिया है स्ट्रीमलेट को। तो इसको मैं इसका एक एलियास भी देता हूँ एज st। तो मेरा जो स्ट्रीमलेट है वो इंस्टॉल हो गया है, उसको हम st एलियास से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैं इसको कैसे रन करता हूँ, और तो मेरा कोड जो यहाँ पे रन हो गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रीमलेट होता क्या है। स्ट्रीमलेट सिंपल से आप लोग ये समझ लो, स्ट्रीमलेट एक जैसे कि आप लोग हम HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट पर उसके वेब पेज को क्रिएट करते हैं, वैसे ही सेम प्रोसेस स्ट्रीमलेट में भी होता है, जिसका हम यूज़ करके हम वेब पेज को क्रिएट करते हैं। और इसमें जो होता है कि लेकिन ये पाइथन की लाइब्रेरी होती है, तो हम पाइथन की मदद से हम वेब पेज को क्रिएट करते हैं, ना कि हम HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट से। तो हमें जो मॉडल ने जो बनाया हुआ है iris.ipnb या फिर iris.irisdataset.pkl, इस मॉडल को हम एक वेब पेज में कन्वर्ट कर देंगे ताकि हम वहाँ पर उस मॉडल को ग्राफिकली अच्छे से एनालाइज कर पाएँ और समझ पाएँ कि हमारा मॉडल कैसे काम करता है, जैसा कि आप लोग को मैंने अपने वीडियो के प्रीव्यू में दिखाया था। तो ऐसा मैं यहाँ पर कुछ क्रिएट करने वाला हूँ एक वेब पेज अपने मॉडल का। तो मैंने स्ट्रीमलेट को सिंपली इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ st.title और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ हेलो। तो अगर मैं यहाँ पर तो इस कोड को रन कराने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर लिखना होगा स्ट्रीमलेट लिखने के बाद आपको स्पेस देना होगा, लिखना होगा रन app.py। जैसे आप इसको लिखेंगे और यहाँ पर इंटर दबाएंगे तो एक आपको देखते हैं वेब पेज खुल के आ जाएगा, और यहाँ पर आपको लिखा होगा हेलो। तो यहाँ पर जो मैंने हेलो लिखा था वो यहाँ पर लिख कर आ रहा है।
अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह पर कुछ और लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड, तो आप लोग देखना यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिख के आ जाएगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो जैसे मैं हेलो वर्ल्ड लिखा तो यहाँ पर सिंपली हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया है। सेम वैसे ही काम करता है जैसे कि हमारा HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। बस ये पाइथन की लाइब्रेरी है, इसके यूज़ करके हम वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं। तो सिंपली इतना करने के बाद हम अपने मॉडल को यहाँ पर एक जो है नया लुक देंगे, डिज़ाइन करेंगे, ताकि हमारा मॉडल दिखने में बिल्कुल अच्छा लगे, स्टाइलिश लगे। तो इसको मैं कर हटा देता हूँ अभी के लिए। अब यहाँ पर स्ट्रीमलाइट इंपोर्ट करने के बाद कुछ और इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि हमारी जो है numpy, उसमें काम करेगी, तो मैं इसको numpy को इंपोर्ट कर लेता हूँ एज NP। और उसके बाद मैं एक और लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेता हूँ, पिकल, जो कि हमारे मॉडल को लोड करने के लिए काम आएगी। तो इंपोर्ट पिकल। तो इतना करने के बाद ये मैं 3 लाइब्रेरीज आप लोग यहाँ से देख लेना और इनको ऊपर इंस्टॉल कर लेना, यानी कि इंपोर्ट कर लेना। और इसके बाद हम सबसे पहले मॉडल को लोड करते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, फिर ओपन पिकल के हेल्प से अपने मॉडल को और जो है लोड करेंगे। और यहाँ पर जो हमने फाइल का नाम क्या था, आयरिस डेटा सेट, तो यहाँ पर लिखते हैं आयरिस अंडरस्कोर डेटा सेट। और इसके बाद क्या था, .pkl। ये हमारे जो फाइल का नाम था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आयरिस डेटा सेट .pkl। और उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे राइट बाइंडिंग। वहाँ पर मैं WB लिखा था, यहाँ पर लिखेंगे RB, यानी कि राइट बाइंडिंग, RB। और उसके बाद एस कर लेंगे F, और यहाँ पर लिखेंगे मॉडल। ये वेरिएबल हो, इसके अंदर मॉडल को लोड कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पिकल, और इसके अंदर पास पर पिकल डॉट लोड, और इसके अंदर मैं F को पास कर दूंगा। तो जो हमारा मॉडल होगा वो तो जो हमारा जो मैंने मॉडल हुआ इस मॉडल वेरिएबल के अंदर जो है लोड हो जाएगा। मैं सिंपली इसको रन कर देता हूँ, और हमारा जो है मॉडल जो है इस मॉडल वेरिएबल के अंदर जो है लोड हो गया। मैं इसको वेब पेज के लिए स्ट्रक्चर बनाता हूँ। तो html.title, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आयरिस फ्लावर प्रोडक्शन, आयरिस फ्लावर प्रोडक्शन। आयरिस फ्लावर प्रोडक्शन को मैंने पास कर लिया, और आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो क्रोम है ऐसा दिख रहा है। मैं रिफ्रेश करता हूँ और रिपोर्ट हमारा रन हो रहा है। तो आप लोग देखते हैं यहाँ पे आयरिस फ्लावर प्रोडक्शन लिखकर आ गया है। मैं फिर चलता हूँ इस कोड पे और आगे का जो है पेज डिज़ाइन करता हूँ। और इसके बाद हमें क्या करना होगा, यूजर से इनपुट लेना होगा। यूजर इनपुट यानी कि यूजर जो वैल्यूज़ को डालेगा, पिक्चर लेंथ और जो स्पीड लेंथ है, स्पीड विड्थ, तो जो पिक्चर लेंथ पिक्चर विड्थ थी, उन सभी वैल्यूज़ को यूज़र डालेगा। तभी हमें उसको, जब यूज़र वैल्यू डालेगा तो हमें उसको प्रेडिक्शन करना होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करना होगा, स्पीड लेंथ। स्पीड लेंथ नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। और इसके बाद मैं इस फल को साइन लगाता हूँ ht स्लाइडर। स्लाइडर क्या करता है, तो एक स्लाइडर देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। स्लाइडर का मतलब क्या होता है, एक स्लाइडर यानी कि जो स्लाइड करने के लिए देगा, वहाँ पर जहाँ पर आप वैल्यूज को आसानी से इनपुट कर पाएंगे। तो जो स्लाइडर के जो नाम होगा वो क्या होगा, स्पीड लेंथ। और इसको हम करेंगे सेंटीमीटर में पास करेंगे और कॉमा लगाते हैं। और यहाँ पर हमारी जो वैल्यूज कितने के अंदर थी, यानी कि 4.0 से स्टार्ट होंगी और हमारी 10.0 तक पे चलेंगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ स्लाइडर कैसे काम करता है। मैं यहाँ पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं एक स्लाइडर क्रिएट हो गया। मैं इसको ऐसे ऐसे करके सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं सेलेक्ट करूँगा तो वहाँ पे वैल्यूज जो है, जैसे कि हमें 5.552 वैल्यू आई है, ये 5.52 वैल्यू जो है इस स्पीड लेंथ के अंदर जो है स्टोर हो गई है। तो ये सिंपल स्लाइडर कवर का था। तो मुझे कितने स्लाइडर क्रिएट करने होंगे, 4 स्लाइडर क्रिएट करने होंगे। स्पीड लेंथ का हो गया, तो मैं सिंपली इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो स्पीड विड्थ, पिक्चर लेंथ, पिक्सल विड्थ, तो यहाँ पर मैं इनको रीनेम कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो था स्पीड लेंथ की जगह पे वह स्पीड विड्थ कर देता हूँ, WY स्पीड विड्थ, और जो स्लाइडर, और यहाँ पर जो लेंथ की जगह पे स्पीड विड्थ कर देता हूँ। फिर यहाँ पे अभी और 4.0 से 8.0 तक ये भी रहेगा। तो यहाँ पर स्पीड की जगह पे यहाँ पे पिक्सल कर देता हूँ, यहाँ पे पिक्चर लेंथ रहेगी, और यहाँ पर जो
स्पीड लिखा, इसकी जगह पीटर कर देता हूँ। अब तो सिंपली बस रीनेम करना है, आपको ध्यान से नाम को रीनेम कर लेना। मैं सिंपली बस रीनेम भी कर रहा हूँ, ये भी ठीक रहेगी क्योंकि वैल्यूज है ये सेम रहेंगी। और यहाँ पर भी पीटर कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो स्पीड लिखा हुआ है यहाँ पर भी पीटर कर लेता हूँ। तो मैंने सिंपली यहाँ पर 4 स्लाइडर जो है मैंने क्रिएट कर लिए हैं, और मैं आपको प्रोग्राम में चलता हूँ और यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 4 जो एरर आ रहा है, इसको आप ध्यान रखें ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 स्लाइडर जो है बिल्कुल क्रिएट हो गए हैं, और ये स्पेल विड्थ, फीचर लेंथ और फीचर विड्थ 1 2 3 चौथा भी क्रिएट नहीं हुआ। इसको मैं देख लेता हूँ क्या दिक्कत आ रही है। फीचर लेंथ सॉरी यहाँ पर जो वेरिएबल था मैं इसको थोड़ा सा रीनेम करना होगा, वेट, और यहाँ पर भी इसको रीनेम करना होगा, वेट करना होगा। अब जो है मेरा एरर जो एरर था वो भी हट जाएगा, और मेरे चारों जो है स्लाइडर का बनकर आ जाएंगे। तो आपको देखते हैं मेरे चारों स्लाइडर जो है बनकर आ गए हैं। यहाँ पर हम वैल्यूज़ को इजीली स्लाइड करके इनपुट एज ए इनपुट दे सकते हैं। तो चलते हैं बाकी का कोड डिज़ाइन करते हैं। अब सिंपली इतना करने के बाद मुझे जो है एक बटन क्रिएट करनी होगी, तो हमें एक बटन क्रिएट करनी होगी। बटन का नाम जो होगा रहेगा प्रोडक्शन, और इसके अंदर में कुछ पैरामीटर को पास करना होगा। तो जैसा कि हमारा जो इनपुट डेटा होगा, यह कि हमारा वेरिएबल है इनपुट डेटा, इनपुट और डेटा नाम वेरिएबल बनेगा। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, np डॉट एरे, और एरे के अंदर में सिंपली जो हमारे जो ये थी, जो भी हमारे जो वेरिएबल्स थे इनपुट लेने के लिए यूजर्स हैं, उन सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर इस एरे के अंदर पास कर दूंगा। तो मैं सिंपली डबल स्क्वायर ब्रैकेट लेता हूँ, और उसके अंदर मैं सबसे पहले स्पीड लेंथ कॉमा स्पीड विड्थ कॉमा फीचर लेंथ कॉमा फीचर विड्थ को पास कर देता हूँ। और इतना करने के बाद मैं नेक्स्ट लाइन पे लिखता हूँ प्रेडिक्शन इक्वल टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, और उसके अंदर मैं इनपुट डेटा लिख देता हूँ। तुम्हारा जो इनपुट डेटा होगा वो प्रेडिक्ट करेगा। कैन और मॉडल स्प्रिंग का गलत हो गई है, उसको सही कर लेता हूँ। तुम्हारा जो भी जो हमारा प्रेडिक्ट करेगा इनपुट डेटा, और इनपुट डेटा के अंदर क्या है, ये हमारे एक एरे है जिसके अंदर हमारे कुछ वैल्यूज़ है, स्पेल लेंथ के वैल्यूज़, स्पेल विड्थ और फीचर लेंथ और फीचर विड्थ की वैल्यूज़। यानी कि यहाँ पर मान लो यहाँ पर स्पेल लेंथ की मान लो पास है 5.1, और स्पेल विड्थ है 4.1, फीचर लेंथ है 3.2 और फीचर विड्थ है 5.8। तो यहाँ पर चारों वैल्यूज़ ऐसा एरे पास हैं, और वो जो एरे है वो इनपुट डेटा नाम के एक वेरिएबल के अंदर स्टोर है। तो यहाँ पर प्रेडिक्शन के अंदर क्या होगा, मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, क्योंकि मैंने आपको वहाँ पर प्रेडिक्ट करके दिखाया था, तो 0 रिटर्न हुआ है, एक एरे दिखाया था। और उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको लिखना होगा स्पेसीज, और स्पेसीज के अंदर हमें जो हमारे जो स्पेसीज थे उनको पास करना होगा। उसके अंदर हमारी जो स्पेसीज क्या थी, पहले थी हमारी सेटोसा, और जो स्पेसीज क्या थी हमारी वाशी कलर, सेटोसा की में एस जो था वो कैपिटल का, और वर्सिड कलर, और इसके बाद जो हमारी तीसरी जो कैटेगरी क्या थी वो थी वर्जाइनिटा। तो मैंने जो मैंने तीनों कैटेगरी थी वो मैंने एक विशेष वेरिएबल के अंदर पास कर दी है। अब मैं सिंपली बस ये लास्ट स्टेप है st डॉट सक्सेस, जो कि सक्सेस मैसेज को शो करेगा, सक्सेसफुली मतलब हमारा मैसेज शो करेगा कि हमारा जो प्रेडिक्शन है सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। और इसके अंदर f जो कि स्ट्रिंग लेगा, और ये प्रेडिक्शन ये मैसेज जो शो होगा इस स्पेसीज, और यहाँ पर कॉलन लगाता हूँ, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट, और उसके अंदर में स्पेसीज और उसके अंदर मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लिखता हूँ, और उसके अंदर पास करता हूँ प्रेडिक्शन की, क्योंकि प्रेडिक्शन की जो हमारी इंडेक्स वैल्यू उसको पास कर देता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर मैं एक ब्रैकेट और क्रिएट कर देता हूँ। तो मेरा मॉडल जो बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं जो पैटर्न है वो क्रिएट होकर आ गई है। हमें कोई भी वैल्यूज कॉन्टेक्ट कर देता हूँ, तो आप लोग वैल्यूज मैच कर लेना डेटा सेट से, और देखना प्रेडिक्शन बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं। तो मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यूज पैसे
प्रिंट कर लिया है। यहाँ पे प्रेडिक्शन करता हूँ, तो जो प्रेडिक्शन आ रहा है वर्जानिका आ रहा है, तो ये वायरलेस सेंस 4.8 4.82 5.31 5.63 और 6.07 इन वैल्यूज को आप एक्सेल के अंदर डेटा सेट को खोलना और उनसे मैच करना, देखना कि जो प्रेडिक्शन है बिल्कुल सही आ रहे हैं नहीं। वैसे तो प्रेडिक्शन बिल्कुल सही आ रही है, पर आप लोग को जानकारी लिए इसको जरूर चेक कर लेना। तो ये जो हमारा मॉडल है वो सक्सेसफुली बनकर कंप्लीट हो गया है और मैंने इसको स्ट्रीमलाइट पे एक वेब पेज में भी कन्वर्ट कर दिया है। तो हमारा प्रोजेक्ट फुल्ली कंप्लीट हो गया है। तो ये प्रोजेक्ट तो ये प्रोजेक्ट पूरी बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट था। आप लोग इस प्रोजेक्ट को जरूर बनाना और आप लोग अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में भी कुछ ना कुछ कमेंट जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ऐसे प्रोजेक्ट और चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।